वेलकम टू आवर चैनल SSC UPSC PDF.com। गाइस, आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। और हमारा नेक्स्ट सेशन किसके बारे में है? महाजनपद एरा के टाइम पे जो चीज़ें आई, जो हमारे वेद आए, हमारा कल्चर कैसा था, वैदिक लिटरेचर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और हाँ, जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर हमारी पहली वीडियो देख लेना, ताकि आपको चीज़ें वन बाय वन अच्छे से क्लियर होती जाए। हमारी पहली वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे नोट्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे गिवन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके हमारे साथ पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका कल्चर था। सेम इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे वैदिक के बारे में कि वैदिक कल्चर के दौरान लोग किस तरीके से रहते थे, उन लोगों की सोसाइटी कैसी थी, उनका लिटरेचर कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे हमने पहले पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और तो आज हम पढ़ेंगे एक नया एरा। उसके बाद जो नया एज आया, नया टाइम पीरियड आया वैदिक का, आज हम इसके साथ उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबने सुना होगा ऋग्वेद, वेद, कल्चर। तो आज हम सब उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लोग क्या थे, कहाँ से आए, कैसे ये वेद बने, इनके लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसा उनका सिस्टम था। जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था ना कि वो लोग कैसे थे, कैसे रहते थे। तो सेम उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब इसे लाया कौन? कोई तो इसे लाया होगा, किसी ने तो इसको लिखा होगा, मतलब कोई तो होगा ना जिसने इसको स्टार्ट किया था। तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडो आर्यंस के बारे में। इंडो आर्यंस कौन थे? भारत में हमारी एक जो है ट्राइब आई थी, आर्यन ट्राइब। कौन सी ट्राइब थी? आर्यन ट्राइब आई थी। और उन्हीं से शुरुआत हुई थी हमारी वैदिक कल्चर की, वैदिक पीरियड की। अब आप सोचेंगे कि अरे ये भारत में ट्राइब्स कहाँ से आई, कहाँ से आई, ये लोग ट्राइब क्या होती है? अब ट्राइब क्या है? एक तरीके से एक समूह, एक ग्रुप। जैसे कि अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम बना देते हैं, एक तरीके से अलग अलग कास्ट होती है, तो इसी तरीके से ट्राइब्स भी होती थी अलग अलग। तो ये कहा जाता है कि उस समय कम से कम, ये बात है 3500 साल पहले की, कि हमारे यहाँ पे ट्राइब आई थी। और कौन सी ट्राइब थी वो? हमारी आर्यन ट्राइब्स। ये लोग इंडो गैंगनेटिक प्लेन, कौन से प्लेन में? इंडो गैंगनेटिक प्लेन। ये लोग यहाँ पे आकर बसे थे। इंडो गैंगनेटिक का मतलब क्या होता है? इंडो यानी कि इंडस, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है, और गैंगनेटिक यानी गंगा, यानी कि भारत से लेके पाकिस्तान के बीच का ये जो एरिया था, ये लोग यहाँ पे आके बसे थे। अब ये लोग इंडो गैंगनेटिक प्लेन में आके बसे थे, इसलिए इनको क्या दूसरा नाम दिया गया? इंडो आर्यंस। तो हमारी जो वैदिक कल्चर की स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं से हुई थी। कहा जाता है कि जो हमारा कल्चर था वेद स्टार्ट करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। अब ये भी सोचते हैं लोग, ये भी हमसे पूछा जाता है कि आखिर ये इंडो आर्यंस आए कहाँ से थे? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। तो लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये लोग आखिर में असलियत में आए कहाँ से थे। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि लिखा होगा कि ये लोग अफगानिस्तान से आए थे या फिर ये लोग ईरान से आए थे, लेकिन अब तक ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये लोग आए कहाँ से थे। तो अभी तक हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आए थे। तो अब हम पढ़ेंगे इंडो आर्यंस आखिर थे कौन। अभी मैंने आपको बताया ये ट्राइब है जो कि इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स के बीच में इन्होंने वास करना यानी रहना शुरू किया था। ये लोग कौन थे? सेमी नोमैडिक पेस्टोरल पीपल, यानी कि एक तरीके से गांव वाले लोग। गांव में जिस तरीके से रहते थे ये लोग उस तरीके से रहते थे। आपको याद होगा तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था कि वो लोग एक अर्बन तरीके से, शहर के तरीके से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होता गया, लोगों ने फिर जो है गांव के तरीके से रहना शुरू कर दिया। तो ये लोग क्या थे? सेमी नोमैडिक पीपल थे। और पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? जो लोग एनिमल रेयरिंग करते हैं वो, यानी कि पशुओं को चराना वगैरह, मतलब जो एनिमल्स को रखने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पेस्टोरल पीपल। तो ये लोग कौन थे? पेस्टोरल थे। अब दूसरा हमारा क्या है?
कि वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग संस्कृत लैंग्वेज बोल सकते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल बन सकता है कि इंडो आर्यंस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो आप सबका आंसर होगा संस्कृत लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये लोग कहाँ आके बसे थे, इंडो गैंगनेटिक प्लेन में। तो ये ऐसे ही यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि कहाँ पे आके ये लोग इन्होंने रहना शुरू किया था, सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु यानी कि 7 रिवर। वो 7 रिवर हमारी कौन कौन सी है? पहली रिवर है हमारी सिंधु यानी कि इंडस, दूसरी है हमारी झेलम, फिर है बीस, देन है रावी, देन सरस्वती, देन झेलम एंड सतलुज। तो हमारी सप्त सिंधु रिवर्स में कौन कौन सी रिवर आती है? सिंधु, झेलम, बीस, रावी, सरस्वती, झेलम एंड सतलुज। तो ये लोग जो है इन रिवर्स के किनारे पे आके बसे थे। अब इसके बाद ये लोग जहाँ पे आए, यानी इन लोगों के ट्राइब को हम क्या बोलते थे? जन बोलते थे। जो इन लोगों का एक पूरा ग्रुप था उसको हम लोग क्या बोलते थे? जन। जन मतलब कि लोग। तो यहाँ से एक नया टर्म जो है यहाँ से जो है इसको मिला, क्या था? जन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक चीज लिखी है, जनपद। जनपद का मतलब क्या? जन यानी कि लोग। लोग कौन से? इंडो आर्यंस। पद मतलब जहाँ पे पैर रखे उन्होंने, अपने फीट्स रखे। जन मतलब क्या हो गया? लोग, और पद मतलब फीट्स। तो जहां पर इन लोगों ने अपने फीट्स रखे, यानी कि जहां पर इन लोगों ने रहना स्टार्ट किया, तो इसे उस जगह को या इनको उस जगह को क्या बोला गया? जनपद। क्या बोला गया उनको? जनपद। जहां पर इंडो आर्यंस ने आके रहना स्टार्ट किया उन जगह को बोला गया जनपद। और जनपद से ही हमारा एक नेक्स्ट टर्म निकल के आता है महाजनपद, जिसका मैंने मेंशन किया था हमारे एरास में कि पहला एरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दूसरा था महाजनपद का। तो जनपद क्या थे? अलग अलग एरियाज थे जहाँ पे ये लोग रहते थे, और जो एरियाज बहुत ज्यादा फेमस हुए आगे जाके, उन एरियाज को नाम दिया गया महाजनपद। क्या नाम दिया गया उन एरियाज को? महाजनपद। तो अभी फिलहाल हम पहले इंडो आर्यंस ने किस तरीके से वो रहते थे, वैदिक का उन्होंने कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, उनका निर्माण किया, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक है महाजनपद। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये इंडो आर्यंस का क्या रोल था हमारे वैदिक पीरियड में, इन्होंने कैसे इसको डेवलप किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। जो हमारा वैदिक पीरियड था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा पार्ट है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो जो पहला हमारा पार्ट है अर्ली वैदिक पीरियड, वो कब से कब तक है? वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। बीसी का मतलब आपको पता है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कहा जाता है कि इसको किसने कंपोज किया, किसने बनाया था? आर्यंस ने बनाया था। इसलिए ही हमने पहले इंडो आर्यंस के बारे में पढ़ा है कि आपको पता होना चाहिए कि इस चीज की शुरुआत किन लोगों ने करी और ये कहाँ से शुरू हुई। तो अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ से किसने स्टार्ट किया था? कहा जाता है आर्यंस के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, जब आर्यंस जो है वो हमारे इंडिया में आके बसे थे। अच्छा, आर्यंस को दूसरा नाम है उनका आर्य। आर्य है ना उनका नाम, मैंने बताया इंडो आर्यंस से आर्य भी है उनका नाम। इसलिए हमारे भारत के 4 नाम हैं। एक तो है भारत, एक है हिंदुस्तान, फिर है इंडिया और एक है आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्य रहते, वर्त मतलब कहीं रहना, तो इसलिए हमारे इंडिया को आर्यवर्त भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्यंस ने आके रहना शुरू किया था। तो ये कहा जाता है कि जो हमारे आर्यंस थे उनके टाइम पे ही हमारे ऋग्वेद जो है इनका निर्माण किया गया था। मतलब कि जो वेदों का निर्माण हुआ था। वेदों में क्या होता है? वेदों में हाइम्स लिखी होती हैं। हाइम्स क्या होती हैं? भगवान के बारे में उनकी प्रशंसा जब हम करते हैं तो उसके लिए हम जो लाइनें लिखते हैं उसको बोलते हैं हम वेद।
क्या बोलते हैं हाइंस को, भगवान की प्रशंसा के लिए कहे हुए शब्द हाइंस कहलाते हैं। उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, वो लोग कहाँ रहते थे, आर्यंस मैंने आपको बताया था कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु में। तो यानी कि ये लोग कहाँ पे रहते थे, कहाँ ये वास करते थे, सप्त सिंधु के एरिया में, और इंडो गैंगेटिक प्लेन के यहाँ पे आके ये लोग बसे थे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्यंस भी यहाँ पर आकर बसे थे। तो यहीं से हमें पता चला कि जब वेदों का निर्माण हुआ था वो किन्होंने किया था, इंडो आर्यन लोगों ने किया था। इंडो आर्यंस के टाइम पे ये शुरू हुआ था। तो हमने ये सीख लिया कि इंडो आर्यंस कौन थे, उस टाइम पे क्या कैसे रहते थे, मतलब कि वो कहाँ रहते थे, वो कौन सी लैंग्वेज जानते थे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग रहते किस तरीके से थे, वहाँ के मतलब कि लोगों की सोसाइटी कैसी थी, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, उनके इकोनॉमी यानी कि वो अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए वो क्या क्या काम करते थे। अब हम टर्न वाइज इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पॉलिटी, यानी कि वहाँ का शासन कैसा था। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है कि वहाँ पे दो ग्रुप्स होते थे पीपल के। कौन से ग्रुप्स होते थे, पहला होता था ब्राह्मण और दूसरा होता था राजा। वहां पे लोगों के दो ग्रुप्स थे, पहला था ब्राह्मण और दूसरा था राजा। राजा आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा, राजा रानी जो मतलब पावर में होते हैं लोग। लेकिन यहाँ की क्या खास बात थी कि जो इस समय के जो राजा थे उन लोगों के पास कोई भी राजा जैसे अधिकार नहीं होते थे, वो किसी महल में नहीं रहते थे। बस राजा क्या था, एक तरीके से हेड बना दिया गया एक जगह का, जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल चूज करते थे और उसको बोल दिया गया राजा। उसके पास राजा जैसे कोई भी अधिकार नहीं थे। और दूसरी कौन से ग्रुप थे पीपल के, ब्राह्मण। ब्राह्मण आपको पता है ना, जो पूजा पाठ यानी पंडित वगैरह जो थे उनको हम ब्राह्मण के अंदर लेते थे। तो दो ग्रुप्स हो गए, पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया राजा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो राजा थे वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो उन्हें चूज करता था। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते थे, समिति। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, असेंबली होती है ना पार्लियामेंट में, उसको हम पार्लियामेंट असेंबली बोलते हैं। इस तरीके से वहां पे उन लोगों को कौन चूज करते थे, समिति चूज करते थे। यानी कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम जो था, उनके वहां जो ग्रुप्स थे उसको हम क्या बोलते थे, समिति। जना, जना के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंडो आर्यंस थे उनको क्या कहा जाता था, जना कहा जाता था। और वहां पे जो है 4 तरीके के ट्राइब्स थी हमारी, मेनली 4 तरीके के ट्राइब्स के लोग हमें वहां पे देखने के लिए मिलते थे। कौन सी थी वो ट्राइब, भारतास, मत्स्यास, यदुस एंड पुरुष। ये 4 तरीके के ट्राइब्स के लोग जो थे वो वहां पे पाए जाते थे, वहां पे रहते थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वहां की सोसाइटी कैसी थी। अब जो लोग थे उनको ग्रुप को हम क्या बोलते थे, विस बोलते थे। समिति तो जो था वो था पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, जो कि राजा को चूज करता था। लेकिन जो लोग नॉर्मली वहां रह रहे थे उनके ग्रुप को हम क्या बोलते थे, विस। और दूसरा नाम उनके लिए क्या दिया गया, ब्राह्मण। तो ये भी आपको पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन सवाल बन सकता है कि विस कौन से एरा से रिलेटेड है, तो वो अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको क्या बोलते थे, विस बोलते थे और ग्राम बोलते थे। और कई बार जब दो ग्रुप ऑफ पीपल में जो है लड़ाई हो जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, संग्राम। संग्राम सुना ना, लड़ाई होना, युद्ध होना, कि युद्ध हो गया, संग्राम छिड़ गया। तो ये जो संग्राम टर्म था वो यहीं से हुआ। जब किन्हीं 2 ग्राम के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, संग्राम। उसके बाद आप सबने सुना है हमारे 4 वर्ण, यानी कि सबने सुना ना, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो इन चीजों की स्टार्ट कहाँ से हुई, ये चीज कहाँ से किसने बनाई, तो इन चीजों की शुरुआत हुई थी अर्ली वैदिक पीरियड में। इन लोगों ने ही 4 तरीके के वर्णास बनाए थे। वर्णास क्या थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्य। अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर दिया गया। जो पूजा करे, जो सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती थी, जो पूजा पाठ करते थे वो थे ब्राह्मण। जो लड़ाई करते थे यानी कि जो रक्षा करने का काम करते थे, जो सैनिक थे,
उनको बोला गया क्षत्रियाज, यानी जो राजा वगैरह थे वो आ गए हमारे क्षत्रियाज में। उसके बाद वैश्याज, एंड देन वैश्याज यानी कि जो लोग मर्चेंट्स होते थे, जो लोग ट्रेड करते थे। उसके बाद शूद्राज, जो यानी कि छोटा मोटा काम करते थे, साफ सफाई। लेकिन हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में जो 4 वर्णास थे, इनको जो है नॉर्मली डिवाइड किया गया, मतलब किसी काम के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया कि ये पूजा करते हैं तो ये ब्राह्मण है, ये रक्षा करते हैं सैनिक है तो ये क्षत्रिय है। इन लोगों को नॉर्मली 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि हमारे वर्णास की स्टार्टिंग कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णास का सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड से स्टार्ट। अब यहाँ पे जो वुमेन्स थी उनको बिल्कुल इक्वल स्टेटस मिलता था आदमियों जितना, जितना कि मेंस को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जितना उनका स्टेटस था सेम ही दर्जा वहां पे वुमेन्स को दिया जाता था। जो समिति थी जो कि राजा को सिलेक्ट करती थी, जितनी भी उनकी असेंबलीज होती थी पॉलिटिकल रिलेटेड भी, तो वहां पे भी वुमेन्स जाके बैठती थी, उनका भी उतना ही डिसीजन जो है इम्पोर्टेंट था जितना कि मेंस का होता था। तो ये बहुत अच्छी खास बात थी अर्ली वैदिक पीरियड की कि वहां के जो भी वुमेन्स थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी। और वहां पे कुछ वुमेन पोइट्स भी हमें उनके बारे में जिक्र हुआ है। वो कौन सी थी? अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा एंड घोषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी वुमेन पोइट्स थी जो अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड थी। तो आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए। कौन सी थी? अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा एंड घोषा। इसके बाद ये देखा गया कि वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोशल डिफरेंस यानी कि ऊंच नीच का, जात पात का भी वहां पे देखा गया। अब हमें ये कैसे पता चला कि वहां पे ऊंच नीच भी थी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 4 वर्णास का जो हमारा डिफरेंशिएशन था, जो भी 4 वर्ण बनाए गए वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पता चलता है कि वो लोग ऊंच नीच में बिलीव करते थे कि ये ऊंची जाति का है, ये लो जाति का है। तो वहां पे कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। और वहां पे चाइल्ड मैरिज, इस टाइम पीरियड में चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती थी, बालकों का बाल विवाह नहीं होता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड मैरिज कौन से एरा में नहीं होती थी, कौन से एरा में प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, तो आप सबका आंसर होगा अर्ली वैदिक पीरियड। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें लोगों को इकोनॉमी, मतलब कि उनकी जो एक्टिविटीज थी जिनसे वो अपना लाइवलीहुड जीते थे, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जो वो करते थे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि जो वहाँ के लोग थे यानी कि इंडो आर्यंस कह सकते हैं जिन्हें हम, दे परफॉर्म्ड एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरिज्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडो आर्यन जो थे वो जो कि कैटल रियर करते थे, पशुपालन जो लोग करते थे वो थे। यानी कि वो लोग अपनी जीवनचर्या जीने के लिए क्या करते थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे, वो खेती करते थे, वो एनिमल्स को रखते थे, पशुपालन करते थे वो लोग। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है कि दे हैड अ गुड नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। उन्हें एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी नॉलेज थी कि कैसे, किस तरीके से खेती की जाए, क्या उनके लिए खेती करना ज्यादा अच्छा होगा, किन से उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा, कैसे जो है खेती बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी। तो इन सब चीजों की उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी। यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है, वो क्या क्वेश्चन है कि उनका स्टेपल फूड क्या था? एग्रीकल्चर, जो अर्ली वैदिक लोग थे उनका स्टेपल फूड क्या था? तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। स्टेपल फूड मतलब वो ज्यादातर क्या कंज्यूम करते थे? अब उनको एग्रीकल्चर आता था तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही जो है कंज्यूम करते थे। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद दे रियर हॉर्सेस एंड काउज। वो लोग कौन कौन से जानवर को रखते थे? घोड़ों को रखते थे और गाय को रखते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो पेस्टोरल लोग थे, तो हाँ, वो लोग एनिमल्स को रेयर करते थे। और किस तरीके के एनिमल्स को वो रेयर करते थे? हॉर्सेस को और काउस को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो पेस्टोरल थे, वो आपको कैसे पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स को रखते थे, तो हमारा आंसर क्या होगा
कि हमें पता है कि वहां से हमें काउस के और हॉर्सेस के जो है एविडेंसेस मिले हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स का जरूर पशुपालन करते थे। उसके बाद है दे ऑल्सो यूज टू मेक पोट्री, वो लोग पोट्री कला यानी कि जो भी पोट्री यानी गमले बनाना उसमें भी वो लोग एंगेज थे, वो लोग पोट्री बनाते थे। इसके बाद द ट्रेड वाज डन ऑन द बार्टर सिस्टम एंड गोल्ड कॉइन्स। अब जो वो था अपना ट्रेड था वो कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम पे, यानी कि सामान के बदले सामान देना और उसके बदले सामान लेना। जो छोटा मोटा ट्रेड था, जो रोजमर्रा का ट्रेड था, वो तो होता था बार्टर सिस्टम पे, लेकिन जो कि ट्रेड होता था बहुत बड़ी क्वांटिटीज में या फिर बहुत बड़ा ट्रेड होता था, और उसके लिए वो लोग गोल्ड कॉइन्स का यूज करते थे। तो आपको याद रखना है कि छोटे मोटे ट्रेड के लिए वो लोग बार्टर सिस्टम पे करते थे, या फिर अगर कोई बड़ा ट्रेड यानी बहुत बड़ा उन्होंने डीलिंग करनी है, किसी चीज में सामान खरीदना है या बेचना है, तो जब वहां को गोल्ड कॉइन्स का यूज करते थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो लोग किस तरीके के भगवानों को पूजते थे, मतलब कि क्या रिलीजन था या फिर किस तरीके के भगवानों को पूजते थे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल यूज्ड टू वर्शिप नेचर, वो लोग नेचर की पूजा करते थे। वो लोग भगवान की यानी कि जो मूर्तियां होती हैं, पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं या टेम्पल्स कह सकते हैं, वो इनकी पूजा नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ नेचर को पूजने में विश्वास रखते थे, ना कि भगवान की मूर्तियों को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अर्ली वैदिक पीरियड के लोग जो है भगवान की मूर्तियों को पूजते थे, क्या वो टेम्पल्स में पूजा करते थे, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पता चल चुका है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड थे वो लोग नेचर की पूजा करते थे। वो पूजा में क्या करते थे, वो लोग यज्ञ परफॉर्म करते थे। यज्ञ पता है ना आपको क्या करते हैं, हवन करते हैं। हम अपने घर में हमारी कोई भी पूजा होती है उसमें आहुति देते हैं, तो वो लोग भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए क्या परफॉर्म करते थे, यज्ञ परफॉर्म करते थे। वहां से हमें ये पता चला कि वो नेचर की पूजा करते थे, लेकिन वहां से हमें 2 फीमेल भगवान के भी बारे में एविडेंसेस मिले हैं। 2 फीमेल डिविनिटीज के बारे में भी हमें वहां से एविडेंसेस मिले हैं। डिविनिटीज यानी कि जिनकी पूजा होती थी, जिन्हें वो भगवान मानते थे, वो कौन से थी, अदिति एंड उषा। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी 2 फीमेल डिविनिटीज, कौन सी 2 फीमेल भगवान की पूजा के एविडेंस हमें वहां से मिले हैं। तो कौन सी मिली है, अदिति एंड उषा। उसके बाद वो किस तरीके के भगवानों की पूजा करते थे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि नेचर की पूजा करते थे, लेकिन नेचर में किस तरीके के भगवान की पूजा करते थे वो, तो वो पूजा करते थे अग्नि की। अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर, वायु, वायु यानी गॉड ऑफ विंड, इंद्रा, इंद्र यानी गॉड ऑफ वॉरियर। उसके बाद वो लोग पूजा करते थे वरुण, वरुण यानी गॉड ऑफ रेन। अब उनको पूजा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो उनकी पूजा इसलिए करते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो अग्नि को पूजा करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो उनकी वो डेली लाइफ में जो है उनकी हेल्प करेगा, उनके खेतों में आग नहीं लगेगी। वो वरुण देव की पूजा क्यों करते थे कि वो उनकी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे से बारिश होगी, जिससे उनकी फसलें अच्छी होगी। वो लोग पृथ्वी की पूजा करते थे क्योंकि धरती हमारी माता है, अगर हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारी खेती अच्छी सी होगी। तो यानी कि वो लोग उनकी पूजा करते थे, जिनसे उन्हें लगता था कि उनकी पूजा करने से उनका जीवन जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है जीने में, तो वो उन सब की पूजा करते थे। उसके बाद वो लोग सेक्रीफाइस भी करते थे, यानी कि कुछ चीजें अर्पित भी करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि घी हो गया और सोमा। सोमा एक तरीके का अल्कोहल होता है जो उस टाइम पे था, सोमा को वो करते थे। घी, सोमा, मिल्क, इन सब का वो सेक्रीफाइस यानी कि भगवान के ऊपर वो लोग चढ़ाते थे कि भगवान खुश हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, शिवरात्रि में दूध चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो उसी तरीके से वो लोग भी घी, मिल्क और सोमा इन चीजों का सेक्रीफाइस करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब यहाँ पे हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, किस तरीके की पूजा करते थे। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइम पीरियड आता है वो है लेटर वैदिक पीरियड का।
अब इसमें क्या था, जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड की बात की थी तो इंडो आर्यंस थे वो हमारे इंडो गैंगनेटिक प्लेन तक बसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो लोग जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आके बढ़ गए, नॉर्दर्न इंडिया में वो रहने लगे। नॉर्दर्न इंडिया का एरिया कौन सा, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा दिल्ली है, नेपाल है, नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, हमारा जो ये एरिया एक तरीके से नॉर्दर्न एरिया कहलाता है। तो इस एरिया में वो लोग आके रहने लगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में लोग उन्होंने आके कहाँ रहना शुरू करा, नॉर्दर्न इंडिया में। हमें लेटर वैदिक पीरियड से कुछ रिवर्स का भी जिक्र मिला है, कुछ उनके भी सबूत मिलेंगे वहां पे उन लोगों, वो भी वहां जाके उनके किनारे पे भी रहे थे। कौन कौन से रिवर्स है वो, नर्मदा रिवर, सदानीरा और चंबल, और साथ ही में विंध्याचल रेंज आपने सुना है ना, विंध्याचल माउंटेन्स, उनके बारे में भी वहां जिक्र हुआ है। तो जिस तरीके से हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनके रिलीजन के, उनके गॉड्स के बारे में, तो सेम इसी तरीके से अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटी, यानी कि वहां के शासन के बारे में। अब यहाँ पे जो सबसे पहले चीज इंट्रोड्यूस हुई वो हुई महाजनपद। जनपद आपको पता था कि जहाँ पे आके लोग रहने लग गए उसको हम बोलते हैं जनपद, और जो जगहें बहुत ज्यादा फेमस हुई उनको बोला गया महाजनपद। तो महाजनपद एक तरीके से लार्जर जो किंगडम्स थे, जो बहुत बड़े किंगडम्स थे, जो बहुत फेमस हुए आगे जाके, उनको बोला गया महाजनपद। तो लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे महाजनपद फॉर्म हो गए। महाजनपद के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, पता अभी बता देती हूँ आपको वैसे से कि ऐसे 16 महाजनपद थे, ऐसे 16 किंगडम थे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जाके बहुत फेमस हुए। तो महाजनपद जो टर्म है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड से। इसके बाद आपने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में किंग्स के पास कोई पावर नहीं थी, वो कोई भी राजा जैसी पावर उनके पास नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जब आ गया, जब समय धीरे 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 आगे बढ़ता गया, तो किंग्स गॉट पावर, उनके पास पावर आ गई राजाओं वाली की, सब उनको पूजते थे, सब उनकी इज्जत करते थे, सब उनसे डरते थे या फिर राजाओं के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इस तरीके की पावर्स किंग्स के पास आ गई, और वो कुछ तरीके की रिचुअल्स यानी पूजाएं भी करते थे। कौन कौन सी पूजा करते थे वो, राजसूया, अश्वमेधा एंड वाजपेय। अब शायद आप में से किसी ने इनके बारे में सुना, किसी ने नहीं सुना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राजसूया यज्ञ कौन सा होता है, पहले क्या होता था कि जो राजा थे वो अपने आप को बहुत सुपीरियर साबित करना चाहते थे कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके के यज्ञ करते थे। तो सबसे पहले था राजसूया यज्ञ। राजसूया यज्ञ में क्या होता था कि कोई राजा है वो बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम सबको मुझे अपना हेड यानी राजाओं का राजा मानना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते थे, वो अपनी एक छोटी सी टोली सेनाओं की या फिर अपने भाई जो भी थे राजा वगैरह, वो सारे के सारे आसपास के देशों में, आसपास की जगहों में जाते थे, और अगर किसी को लगता है कि वो उसको चुनौती दे सकता है या फिर वो ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हें राजा नहीं मानता, तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तो वो क्या करते थे, उसके साथ लड़ाई करते थे। अगर लड़ाई में वो राजा जीत गया तो, और इसी तरीके से वो जहां जहां जाता था, अगर सबने कबूल लिया कि हाँ तुम्हें हम मंजूर है, तुम हमारे राजा हो, तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो, अगर इसी तरह वो पूरा घूम के वापस आ जाए तो वो राजाओं का राजा कहलाता था। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं उसे चुनौती देनी चाहिए, तो वो उन्हें चुनौती देते थे, और अगर चुनौती में वो हार गए तो दूसरा राजा बन जाता था। मेनली राजसूया यज्ञ में क्या है कि अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए वो अलग अलग शहर जाते थे और लोगों को चुनौती देते थे, और अगर कोई उनकी चुनौती कबूल कर लेता था तो वो उनसे लड़ाई करते थे। अब उस तरह दूसरा है हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सबने जरूर रामायण में देखा होगा कि श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने सीता की गोल्ड की मूर्ति को वहां पे विराज किया था। शायद सबने देखा होगा, ऐसा तो शायद कोई नहीं है जिसने रामायण ना देखी हो। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि सेम इसी तरीके से अपने आप को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, एक घोड़े को अश्वमेध बोला जाता है, और उसके साथ अपने सेनाओं की एक टुकड़ी को भेज देते हैं
पूरे के पूरे भारत में पूरे 1 साल के लिए चक्कर लगाने के लिए। और अगर किसी को लगता है कि वो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो उस घोड़े को मार दे या उस घोड़े को कैद कर ले। लेकिन अगर वो घोड़ा वापस से 1 साल बाद अपनी जगह आ गया तो यानी कि किसी ने उस राजा को चैलेंज नहीं किया है, यानी कि जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा था वो सबसे ताकतवर राजा है। और इस यज्ञ में क्या होता है कि उसी यज्ञ में जो घोड़ा उन्होंने भेजा हुआ था चैलेंज करने के लिए, उसी घोड़े की वो बलि देते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़े को बेचते थे पूरे 1 साल के लिए चक्कर लगाने के लिए, फिर जब वापस वो घोड़ा आ जाता था तो उसी घोड़े की वो बलि देते थे। तीसरा है वाजपेय। वाजपेय में क्या करते थे वो लोग, जिसे इसमें सेक्रीफाइस घोड़े का किया, इसमें वो सोमरस मतलब एक टाइप ऑफ अल्कोहल था, वो उसको जो है आहुति देते थे उसकी यज्ञ में, अपने वेलबींग के लिए, सब कुछ अच्छा चले। हम जैसे हम सामग्री की आहुति देते हैं तो वो लोग सोमरस की आहुति देते थे यज्ञ में। तो वो होता है हमारा वाजपेय यज्ञ। अब इसके बाद क्या था कि वहाँ के जो राजा थे उनके पास पावर्स आ गई, वो अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर मानने लग गए। तो उन्होंने क्या करा, अपने नामों के आगे नाम भी लगाने शुरू कर दे कि मैं राजाधिराज हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, राजाओं के राजा। इस तरीके की वो टाइटल्स अपने नाम के आगे लगाने लगे। तो कौन कौन से टाइटल्स थे जो उस समय वो लगाते थे, जैसे कि राजा विश्वाजनन या फिर अहिला भुवनपति। अहिला भुवनपति का मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, यानी कि मैं तो पूरी की पूरी अर्थ का भगवान हूँ। तो इस तरीके के वो लोग टाइटल्स यूज करने लगे अपने लिए कि भाई हम तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो हमें राजाओं के राजा बुलाओ, महाराज बुलाओ। तो इस तरीके के वो लोग टाइटल्स यूज करने लगे। सभा एंड समिति जो मैंने बताया था कि जहाँ से लोग जो है अपने किंग को चूज करते थे, अब वो खत्म हो चुकी थी, अब इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। अब क्या था, राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। पहले तो क्या था कि लोग चूज करते थे, डेमोक्रेसी थी कि ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड आया, तो लोगों के पास ये हक नहीं रहा। फिर क्या हुआ, राजा का बेटा ही आगे जाके राजा बनता था, फिर उसका बेटा आगे जाके राजा बनता था। तो अब सभा एंड समिति पूरी तरीके से डिमिनिश हो चुके थे। वुमेन का स्टेटस अब जो है इक्वल नहीं रहा। अब वुमेन्स को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में मिलती थी। यानी कि औरतों का काम क्या रह गया था, बस घर संभालो और घर में रहो, उनको समाज में आने की परमिशन नहीं थी आगे आके। जुडिशरी भी डेवलप्ड हो गई थी, यानी कि अब क्राइम्स करने के लिए सजा मिलने लगी थी। क्राइम जैसे कि किसी बच्चे को मारना, चोरी करना, किसी का कत्ल करना, पेट में ही बच्चे को मार देना, ये सारे अब क्राइम्स माने गए। और इनके लिए राजा सजा भी सुनाया जाता था, चाहे वो मौत की सजा हो, चाहे वो कुछ उन्हें भुगतान करने की सजा हो, तो अलग अलग तरीके की सजा सुनाने जाने लगी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में कि वहाँ के लोग किस तरीके के, मतलब वहाँ का लोग सोसाइटी यानी किस तरीके का समाज था वहाँ पे। अब हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो गई। डिवाइड कैसे हो गई कि पहले क्या था, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारी सोसाइटी डिवाइड होती थी। यानी कि जैसे जो पूजा करता है वो ब्राह्मण है, जो काम करता है मर्चेंट करता है वो बनिया है, जो छोटे मोटे काम करता है वो शूद्र है, और जो लड़ाई करता है, रक्षा करता है, वो है क्षत्रिय। लेकिन अब क्या होने लगा, अब जो हमारी डिवीजन है वो हेरिडिटरी होने लगी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण, उसका बेटा भी ब्राह्मण। अगर कोई शूद्र है जो कभी शुरू में छोटे काम करता था, आगे जाके चाहे उसका बेटा कितना भी बड़ा काम करे या फिर कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी होनहार हो, लेकिन वो माना शूद्र ही जाएगा। अगर कोई बनिया है तो उसका बेटा भी बनिया होगा, पूरा जो उसकी पीढ़ी चलती आएगी वो बनिया होगी। यानी कि पहले जो हमारा समाज था वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांटा जाता था। अगर कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा अगर ट्रेड करने लगे तो बनिया बन जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, हेरिडिटरी, यानी कि जनरेशन में वो चीज चलने लगी। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, बनिया का बेटा बनिया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। उस टाइम पे भी गोत्र का निर्माण हुआ। गोत्र आप सुनते हैं ना, जब शादी होती है तो गोत्र मिलाते हैं, अरे भाई बहन ने निकल जाना चाहिए, गोत्र मिल गए तो पूरा पता लगा लेते हैं, अच्छा भाई उसके मामा वहाँ के हैं, उसके चाची वहाँ के, उसकी नानी वहाँ के। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए बस शादी होने के लिए।
तो वहीं से हमें गोत्र के बारे में पता चला। गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? सारी ये गोत्र की भसड़ कहाँ से शुरू हुई? हमारे लेटर वैदिक पीरियड से। भाई गोत्र मिल गए तो फिर नहीं शादी होती, फिर तो भाई तुम भाई बहन बन गए तो फिर नहीं होती शादी। तो गोत्र कहाँ से, अगर आपको पूछा जाए कि गोत्र कहाँ से शुरू हुआ, गोत्र के बारे में कहाँ से पता चला, तो हमें लेटर वैदिक पीरियड से पता चला। उसके बाद हमारी सोसाइटी 4 डिविजन्स में हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट, क्षत्रिय यानी कि वॉरियर क्लास, वैश्य यानी कि ट्रेडर्स यानी मर्चेंट्स, शूद्रास यानी कि जो छोटे मोटे काम करते हैं स्लेव्स वगैरह, वो शूद्रास में आते थे। उसके बाद पॉलीगैमी बहुत ज्यादा होने लगी। अब पॉलीगैमी क्या होता है? कोई एक शादी करे तो उसको बोलते हैं मोनोगैमी, और अगर कोई एक से ज्यादा 2, 3, 4 शादियां करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। अब जो लोग हैं वो एक से ज्यादा शादी करने लगे। जैसे राजा होते देखे थे ना, किसी की 70 रानी, किसी की 100 रानी है, किसी की 10 रानी। तो ये सब बहुत फ्रीक्वेंट होता गया, लोग बहुत ज्यादा शादियां करने लगे। तो पॉलीगैमी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। इसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज होनी भी स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत बुरा पॉइंट था यहाँ का। क्योंकि आज हमारी जो सोसाइटी है आज भी इस चीज से लड़ रही है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लेटर वैदिक पीरियड से हुई थी। इसीलिए ही हमारे लेटर वैदिक पीरियड को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इन यहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो है मिली जो कि आगे जाके लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है लेटर वैदिक पीरियड को। जो ऊंची कास्ट के लोग थे वो शूद्रास के साथ मैरिज नहीं कर सकते थे। जैसे अभी सुनते हो ना, अरे नीची जात का है, तुम कैसे शादी कर सकते हो, हम तो इतनी ऊंची कास्ट के, हम बराबर में शादी करेंगे। ये सारी चीजें भी कहाँ से शुरू हुई? ये जितनी भी दिक्कत है कहाँ से शुरू हुई? सारी की सारी लेटर वैदिक पीरियड से। जो भी ऊंची कास्ट का आदमी था, इंसान था, कोई भी था, वो नीची कौम के लोगों से यानी शूद्रास से शादी नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि वो किस तरीके की भगवानों की पूजा करते थे। इंद्र और अग्नि का टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब लोग इंद्र और अग्नि की पूजा नहीं करते थे। इंद्र भगवान तो गए, पहले पूजा होती थी ना उनकी, अरे भाई मैं सबसे बलवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सबसे ज्यादा इंद्र भगवान की पूजा होती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आके इंद्र भगवान का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। अब कोई नहीं पूछता था इंद्र भगवान को। देखा है ना सबने, गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पे सब कृष्ण भगवान उठा लेते हैं और उसके बाद से इंद्र की पूजा होनी बंद हो जाती है। तो वही टाइम पीरियड था कि जब इंद्र और अग्नि की पूजा करनी लोगों ने बंद कर दी। नेचर की पूजा से हटके अब लोग जो है भगवान की पूजा की तरफ बढ़ चुके थे। अब लोग नेचर की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते थे। कौन से भगवान? प्रजापति, यानी कि सबसे बड़े भगवान कौन से? हमारे प्रजापति। प्रजापति नहीं, ब्रह्मा, जिसने हमारे ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु यानी नारायण, विष्णु भगवान। रुद्रा यानी कि शिव जी, यानी कि त्रिदेव। महादेव तो देखा होगा ना सबने, महादेवों के देव। महादेव कितना फेमस है, मोहित राणा ने कितना अच्छा रोल किया है शिव जी का। तो अब जाके त्रिदेव की पूजा होने लगी। प्रजापति, विष्णु, रुद्रा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सुना है ना सबने? तो अब त्रिदेव की पूजा होने लगी। सैक्रिफाइस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। बलि चढ़ाना, किसी जानवर की बलि चढ़ाना या फिर किसी भी चीज की बलि चढ़ाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया कि अगर भगवान को खुश करना है तो बलि तो जरूर चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा कुछ है क्या कि भगवान की पूजा करने के लिए बलि चढ़ानी जरूरी है? भगवान तो अगर मन से भी मानते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या था कि सैक्रिफाइस को बहुत ज्यादा माना गया कि भाई तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इतना सारा पैसा लगाओ तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। ये सारी चीजें भी कहाँ से शुरू हुई? लेटर वैदिक पीरियड से। प्रीस्टली डोमिनेशन देखा गया। प्रीस्टली डोमिनेशन यानी जो पंडित थे उनकी बहुत चलने लगी। सब पंडितों से डरते थे। पंडित बोलता था, अरे अच्छा तुम्हें पूजा करानी है तो चलो इतने इतने पैसे का सामान लाओ, तुम्हें पूजा करानी है, तुम्हें भगवान को खुश करना है तो इतने गांव में भोजन कराओ, चाहे किसी का अगले का बजट हो या ना हो। ब्राह्मणों को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया गया कि वो लोग जो बोलते थे उन्हें वो ही करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी भाई तो देख लो भगवान तो रुष्ट हो जाएंगे तुमसे, तुम्हारे बस की नहीं है फिर भगवान को प्रसन्न करना। तो लोग ने क्या करा, उन्होंने उनसे डरना स्टार्ट कर दिया कि अरे भैया इनकी बात मान लो, नहीं तो ये तो रुष्ट हो जाएंगे, भगवान को भी रुष्ट कर देंगे हमसे। तो प्रीस्टली डोमिनेशन बहुत हो गया, लोग बेचारे परेशान हो गए
कि अरे भाई इनका क्या करे, इनकी बात नहीं मानी है तो भाई फिर हमें भगवान रुष्ट करवा देंगे, हमारा जीवन नरक बना देंगे। तो प्रीस्टली डोमिनेशन देखा गया। प्रेयर्स नहीं होती थी। अब नहीं कोई हाथ जोड़ के प्रेयर करता था, जाओ पंडितों के पास हवन कराओ, जब भी भगवान खुश होंगे, मन में भगवान जपोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ये मानना था उन लोगों का। तो ये सारी चीजें, भगवान की पूजा बंद कर देना, नेचर की पूजा बंद करके भगवान को पूजना, चढ़ावा देना, प्रीस्ट को मानना, किंग्स का इतना ज्यादा हमारे पर हावी होना, इन सब जो कमियां थी, इतनी सारी कमियां आती कि लोग परेशान हो गए। इसकी वजह से ही आगे जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ, क्योंकि जो लोग इन सब चीजों से परेशान थे उन्हें बुद्धिज्म और जैनिज्म नाम के धर्म में जाके राहत मिली। तो कहाँ से शुरुआत हुई हमारी बुद्धिज्म और जैनिज्म की? लेटर वैदिक पीरियड से। जब लोग वहां से बहुत परेशान हो गए तो बुद्धिज्म की ओर बढ़ चले, जैनिज्म की ओर बढ़ चले। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या बुद्धिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या था उसमें, जैनिज्म के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमी के बारे में कि वहां के लोग क्या काम करते थे। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर और ज्यादा डेवलप हो गया। अब गाय से ज्यादा कीमती लोगों के लिए लैंड हो गई कि तेरे पास कितनी भी गाय हो, भाई मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन है, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। पहले क्या होता था, गाय होती थी हमारी, इतनी हमारी संपत्ति, हमारे पास जितनी ज्यादा गाय है यानी उतनी ज्यादा संपत्ति है। हम किसी को गिफ्ट में भी देते थे तो गाय देते थे कि बहुत ज्यादा इसे अमीरों वाला चीज मानी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि लैंड ज्यादा जरूरी हो गई गाय से। उसके बाद बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हो गए। कैसी एक्टिविटीज? जैसे कि लोग फिशिंग करने लगे, कारपेंट्री करने लगे, लोग पॉटरी मेकिंग करने लगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थे वो अलग अलग तरीके की ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज में एंगेज होने लगे। कॉपर था सबसे पहला ऐसा मटेरियल जो कि वैदिक लोगों ने यूज किया। सबसे पहला कौन सा मटेरियल लोगों ने यूज किया था? कॉपर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि बताओ कौन सा ऐसा मटेरियल था सबसे पहले जो वैदिक लोगों ने यूज किया, तो कौन सा था? कॉपर। कॉपर के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और टीन, इन सब का भी यूज उन्होंने किया था, लेकिन सबसे पहले कॉपर यूज किया, उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों का भी उन्होंने यूज किया। मर्चेंट्स यानी वनिया भी अब एग्जिस्टेंस में आ गए थे, यानी जो ट्रेड करते थे वो लोग वनिया बन गए। और ट्रेड वो लोग बार्टर सिस्टम पे नहीं करते थे, सिल्वर कॉइन से करते थे। तो अगर आपसे ये भी सवाल बनता है कि पूछ लिया जाए कि लेटर वैदिक के लोग थे वो ट्रेड कैसे करते थे, किस चीज को यूज करते थे, तो आपका आंसर होगा सिल्वर कॉइन्स। तो गाइस अब हमने पढ़ लिया कि अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे लोग थे, इंडो आर्यंस क्या थे, कहाँ से आना शुरू हुआ। अभी हमने ब्रीफिंग ले ली है कि ये लोग कैसे थे, कैसे रहते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे वेद के बारे में कि वेद वगैरह क्या थे। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में भी पढ़ लिया, लेटर वैदिक पीरियड के भी बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे जाके हम पढ़ते हैं वेद के बारे में कि वेद क्या थे, कितने प्रकार के थे, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक यानी कि इसमें क्या पढ़ा रहा है? वेद। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेद कौन से संस्कृत वर्ड से मिला है? वेद। वेद से बना वेद, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज का ज्ञान होना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सवाल बनता है कि वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। अब ये मैंने आपको बता चुकी थी कि जो वेद है वो किसके टाइम पीरियड के दौरान बने थे? तो आर्यंस के टाइम पीरियड के दौरान वेदों का निर्माण हुआ था। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में हमारे वेद बने थे। और जो वेद है हमारे, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्यकाश और चौथा है उपनिषद। इन चारों के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको ये क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इनका मतलब क्या है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो वेद थे उनको हम किस तरह, अब जो आप जैसे बुक पढ़ते हो, आपने कोई बुक पढ़ी तो वो क्या हुआ, एक तरीके का रिकॉर्ड बन गई, तो उसको आप आगे भी अपनी जनरेशन को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्यंस क्या था, उनको स्क्रिप्ट नहीं आती थी, यानी उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था।
तो वो एक चीज को अपनी दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचाते थे? मुंह से बोल के, यानी कि वो किसी भी चीज को पास ऑन कैसे करते थे? बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो वेद को भी वो लोग किस तरीके से अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते थे? बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि आर्यंस को स्क्रिप्ट नहीं आती थी, इसलिए वो बोल बोल के जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वेदों को बताते थे कि ये वेद है, ऐसे होता है, ये रूल्स होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं। तो सिर्फ बोल के ही वो एक दूसरे तक वो बात पहुंचाते थे, क्योंकि उस टाइम स्क्रिप्ट्स का निर्माण नहीं हुआ था, उन्हें स्क्रिप्ट्स नहीं आती। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले है हमारा वेद। वेद के और दूसरे कौन से नाम है? श्रुति और संहिता। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो लोग बोल के एक दूसरे को वेद बताते थे, यानी बोल के, यानी बोल सुन के। तो इसलिए वेद को श्रुति भी बोला जाता है, क्योंकि वेदों को सुना जाता है। हम सुनते हैं, कोई बोल रहा है, कोई चैंट कर रहा है, तो उसे हम सुन रहे हैं ना, तो यानी ये क्या है? सुनने वाली चीज है। तो इसलिए वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। और इसका अगला नाम है संहिता। तो अगर एग्जाम में संहिता या श्रुति बोल दिया जाए तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब वेद के ही नाम है। वेद के मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी वैदिक लिटरेचर का। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वैदिक लिटरेचर इज, तो आंसर है वेद। अब वेद क्या है? क्या माना जाता था कि वेदों को किसी इंसान ने लिखा नहीं है या किसी इंसान ने नहीं बनाया। वेद जो है हमारे भगवान का तोहफा है हम सब के लिए, तो इसे गिफ्ट ऑफ गॉड माना गया। वेद भी हमारे चार पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इस तरीके से हमारे वेद भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से हैं वो? पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, देन है सामवेद, एंड देन है अथर्ववेद। तो ये 4 पार्ट्स में हमारा जो वेद है वो डिवाइडेड है। तो अब हम इन सब के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है हमारा सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। तो ये वेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारा ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो हमारा ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। उसके बाद इसका एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनकाइंड क्या है, यानी कि सबसे पहला वेद, उसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज है, ये देखना कि फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनकाइंड क्या है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब भगवान की प्रशंसा में कहे हुए लाइन्स यानी शब्द, और उन सबको 10 मंडल यानी 10 ग्रुप में डिवाइडेड किया है। यानी एक ग्रुप में कुछ हाइम्स होंगे, दूसरे मंडल में कुछ हाइम्स होंगे, तीसरे मंडल में कुछ हाइम्स होंगे, इस तरीके से सारे हाइम्स 10 मंडल में बटे होंगे। उसके बाद वेद हमें क्या दर्शाते हैं कि अर्ली वैदिक जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो वेदों में हमें उन्हीं चीज के बारे में पढ़ने को मिलता है कि अर्ली वैदिक जो लोग थे कैसे थे। अब देखो वैदिक लिटरेचर है, लिटरेचर में क्या चीजें आती हैं जो हमें पुरानी चीजों के बारे में कुछ बताए, जिनमें कुछ रिकॉर्ड हो। तो वैदिक लिटरेचर और वेदों में यही चीजें रिकॉर्ड की गई है कि उस समय के लोग कैसे थे, वो कैसा जीवन जीते थे। और ये सारे लिटरेचर पढ़ के ही हमें पता चला है अर्ली वैदिक पीरियड में लोग ऐसे रहते थे, लेटर वैदिक पीरियड में लोग ऐसे रहते थे। तो इन सब का रिकॉर्ड ये वैदिक लिटरेचर ही है। अगर देखो कोई चीज लिखी जाएगी तो ही वो रिकॉर्ड हो पाएगी, तो ही हम उसे आगे पता चला पाएंगे। अब जो मुगल थे, जितने भी राजा थे, रामायण थी, महाभारत थी, हमें कैसे पता चला? क्योंकि इन सबका लिटरेचर मौजूद है। आपको लगता है अगर इनका लिटरेचर नहीं होता तो क्या कभी हमें इनके बारे में पता चलता? नहीं। तो ये जो लिटरेचर है हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से रिलेट करती है हमें। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड की लाइफ के बारे में हमें बताते थे ऋग्वेद। अब जो इन्हें सुनाते थे, जो इन्हें रिसाइट करते थे, जो इन्हें चैंट करते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? होत्री। अब जैसे पूजा करते हैं तो पंडित आते हैं ना घर पे, पंडित जी बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, तो उसी तरीके से जो वेदों को सुनाते थे उन्हें बोलते थे होत्री। तो होत्री आपको याद रखना है, रिसाइट करते थे जो वेद, उन्हें क्या बोलते थे? होत्री।
अब देखो वेद हमारे कितने ज्यादा ग्लोरियस है, कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसे अपनी लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। लिटरेचर जो कि हमारी ह्यूमन हेरिटेज, हमारी ह्यूमंस के जितने भी सभ्यता है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि कौन सा वेद जो है यूनेस्को ने इंक्लूड किया गया है अपनी लिस्ट में। तो आंसर होगा आपका ऋग्वेद। और इन लोगों के एक रिवर, जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं ना, तो ऋग्वेद के समय के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो लोग सरस्वती की पूजा करते थे। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी डीटी रिवर थी जो ऋग्वेदिक के टाइम पे जो है पूजी जाती थी, तो आप सबका आंसर होगा रिवर सरस्वती। तो अब नेक्स्ट जिस वेद के बारे में हमें पढ़ना है वो है सामवेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सामवेद क्या है, सामवेद के अंदर क्या चीजें होती हैं और सामवेद का क्या मतलब। सामवेद का मतलब होता है मेलेडी। सामवेद किस वर्ड से बना है? सामवेद आया है समान वर्ड से, और समान वर्ड का होता है मेलेडी। मेलेडी यानी हमारी संगीत से रिलेटेड जो लहर होती है, जो धुन होती है, उसे हम बोलते हैं मेलेडी। तो समान का मतलब हो गया सामवेद का मतलब यानी मेलेडी से रिलेटेड। सामवेद में क्या आता है? सामवेद जो एक है कलेक्शन है सॉन्ग्स का। जैसे जो हमारा ऋग्वेद था वो वेदास का कलेक्शन था एक तरीके से, तो इसी तरह जो सामवेद है वो हमारा सॉन्ग्स का कलेक्शन है। इसमें हमारे जितने भी हमारे पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे जो भगवान के लिए गीत गाए गए हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो गाने हैं, सुर हैं, वो सब हमारे सामवेद के अंदर है। इसके अंदर 1549 यानी कि 1549 वर्सेस हैं, और सामवेद को जो रिसाइट करते हैं उसको कहते हैं उद्गात्री। क्या बोलते हैं उसे? उद्गात्री। जैसे ऋग्वेद को जो रिसाइट करते थे उसको हम गोत्री बोला था हमने, उस तरीके से जो सामवेद को बोलते हैं, चैंट करते हैं, जो सामवेद को सुनाते हैं, उनको बोलते हैं उद्गात्री। अब ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हमारी क्या आती है कि सामवेद क्यों जरूरी है? सामवेद से ही हमारे जो भी इंडियन सॉन्ग्स है उसका ओरिजिन सामवेद से ही निकलता है। यानी जो भी हमारे इंडियन सॉन्ग्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामवेद से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी में हमें सारी हाइम्स बताई गई है। मतलब इसमें सारे हमारे कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं, उसमें ही हमारे वर्सेस है जो कि आज हमारे इंडियन सॉन्ग्स में यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे इंडियन सॉन्ग्स का ओरिजिन कहाँ से है, या फिर इंडियन सॉन्ग्स इम्पोर्टेंट क्या है इंडियन सॉन्ग्स के लिए। तो आपका आंसर होगा सामवेद। अब नेक्स्ट जो वेद के बारे में हमें पढ़ना है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या आती है? जितनी भी हमारी प्रेयर्स होती हैं जो कि हम कभी सेक्रीफाइस करते हुए, बलि देते हुए जो हम प्रेयर्स बोलते हैं, वो सारी हमारी यजुर्वेदा के अंदर आती है। इसके अंदर हमारे सारे रूल्स होते हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सारी चीजें हमारी यजुर्वेदा में हमें मेंशन की गई है। यजुर्वेदा हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है शुक्ला यजुर्वेदा और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में आपको बस इतना ही पढ़ना है, आपको बस मेन ये याद रखना है कि यजुर्वेदा में क्या है, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होती हैं। तो अगर आपसे पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से वेदा में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स का मेंशन किया गया है, तो आप सबका आंसर होगा यजुर्वेदा। नेक्स्ट हमारा जो वेदा है वो है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इज द लास्ट वेदा जो हमें पढ़ना है ऋग्वेद के अंदर। अथर्ववेदा के अंदर क्या है? स्पेल्स एंड मैजिकल फॉर्मूलाज। हम जब हवन कराते हैं तो जो मंत्र बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पेल्स एंड मैजिकल फॉर्मूलाज। जो भी मंत्र होते हैं तंत्र के, जो भी पाठ पूजा के मंत्र होते हैं, वो सारे हमारे अथर्ववेदा में आते हैं। ये क्यों बोले जाते हैं मंत्र? ताकि जो भी बुराइयां हैं, जो भी दुष्ट हैं, इविल है, डिजीजेस हैं, उनको दूर करने के लिए, घर में शांति के लिए जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो सारे आते हैं अथर्ववेदा में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से बुक का पार्ट है जिसमें स्पेल्स और मैजिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आप सबका आंसर क्या होगा गाइस? अथर्ववेदा। अब यहाँ पे हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखने वाली कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा इन तीनों को त्रय विद्या कहा जाता है।
अथर्ववेदा त्रय विद्या का पार्ट नहीं है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अथर्ववेदा त्रय विद्या का पार्ट नहीं है। त्रय विद्या में हमारे कौन से तीन हुए? त्रय मतलब तीन, विद्या मतलब वेद। तो त्रय विद्या में कौन से हमारे पहले तीन जो वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, ये तीनों हमारे त्रय विद्या के पार्ट हैं। अब हमने वेद के बारे में पढ़ लिया कि वेद चार तरीके के होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट था, जो उसका टाइप था, प्रोडक्शन का टाइप था, वो कौन सा था? ब्राह्मण्स। तो अब हम ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण्स के अंदर लिटरेचर में क्या क्या लिखा हुआ। तो गाइस, जो ब्राह्मण का लिटरेचर है उसमें हमें जितने भी हमारे हाइम्स हैं, यानी जो भी वेदों में हाइम्स, भगवान की प्रशंसा में जो भी चीजें, मंत्र या फिर लाइनें लिखी गई हैं, उनका मतलब सारा हमें ब्राह्मण में पता चलता है कि उनका क्या मतलब है। तो सारी चीज हमें एक्सप्लेन कौन करता है? हाइम्स की, वेदास की, वो हमें ब्राह्मण एक्सप्लेन करते हैं। ब्राह्मण साथ ही में हमें वेदा, जितने भी हैं हमारे वेद हैं, हमारे जो मंत्र हैं, उनके पीछे क्या हिडन मीनिंग है, क्या उनका महत्व है, वो सारी चीजें भी हमें कहाँ पे लिखी गई है, कहाँ से पता चलती है? ब्राह्मण से पता चलती है। उसके बाद सेक्रीफाइसेस कैसे करना है, क्यों होता है, रिचुअल्स क्या फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीजें भी ब्राह्मण के अंदर सब कुछ डिटेल में अच्छे से मेंशन की गई है, डिस्कस की गई है। और ब्राह्मण को कब कंपोज किया गया, कब इसको लिखा गया? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ब्राह्मण को कंपोज किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मण के अंदर वेदास का मतलब बताया है, उनके पीछे क्या उनका डीप मीनिंग है वो बताया जाता है, एंड जो सेक्रीफाइसेस होते हैं हमारे और उनके लिए जो नियम फॉलो करने होते हैं, वो सारे भी इसमें मेंशन किए गए होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी प्रोडक्शन का पार्ट है वो है अरायनका। अरायनका का मतलब क्या होता है? अरायनका का मीनिंग है फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग। अब फॉरेस्ट में कौन से रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं? जो फॉरेस्ट में ऋषि रहते थे, उनके बारे में जो लिटरेचर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा अरायनका। तो यानी कि इसमें हमें किनके बारे में बताया गया? वो ऋषि जो फॉरेस्ट में रह के तपस्या करते थे, और तपस्या कर करके उन्हें कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाती थी, यानी कि जो मैजिकल पावर, वो ऋषि जो फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट में रह के उन्हें मैजिकल पावर्स मिल जाती थी, उनके बारे में हमें अरायनका के बारे में बताया गया। तो अब जिस नेक्स्ट हमें लिटरेरी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है वेदा की, वो है हमारे उपनिषद। उपनिषद के बारे में, मतलब ये वर्ड आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, मुझे लगता है कि आप सबने उपनिषद वर्ड कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो उपनिषद के अंदर हमारे क्या आते हैं? उपनिषद के अंदर हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट आते हैं। फिलोसफी यानी कि माइंड रिलेटेड जो आपने सुना ना चीजें होती है, बहुत फिलोसफी वाली जो चीजें होती है, तो वो सारी चीजें हमारी उपनिषद में आती है। उपनिषद हमारे वैदिक पीरियड के लास्ट फेज को दर्शाता है, यानी कि लास्ट जब हमारा एंड टाइम चल रहा था वैदिक पीरियड का, तो उस टाइम जो जो चीजें थी वो हमारे उपनिषद में मेंशन की गई है। और उपनिषद में हमारे वेदा, जो भी हमारे वेद बने हैं, उनका असली मकसद क्या था, कि वो क्यों बनाए गए, उनमें क्या क्या चीजें लिखी गई है, हर चीज के पीछे क्या मकसद है, वो चीज हमें उपनिषद में पता चलती है। उपनिषद में हमारे 108 उपनिषद हैं, और इनमें से सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है हमारा बृहदारण्यक। कौन सा है हमारा सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद? बृहदारण्यक। अच्छा, एक जरूरी चीज जो आपको उपनिषद में याद रखनी है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, या उपनिषद में क्या होता है। उपनिषद में ये है कि कोई स्टूडेंट अपने गुरु के पास बैठे और पास में बैठ के नॉलेज को गेन करे। सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अभी सामने यूट्यूब में मेरे को, मतलब वीडियो में, फोन में देख रहे हैं, एक तरीके से आप और मैं कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो उसी तरीके से ये बोला जा सकता है कि हम स्कूल में जैसे होते हैं, हम गुरु के पास रहते हैं, हम ट्यूशन पढ़ते हैं, हम गुरु के पास होते हैं, तो अपने गुरु के साथ बैठ के या गुरु के पास बैठ के नॉलेज को गेन करना, वो आता है उपनिषद के अंदर। तो ये बहुत फेमस लाइन है, आपको क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिट नियर गुरु टू अटेन या गेन नॉलेज। तो वो किस में आता है? वो है हमारा उपनिषद का पार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है।
तो अब हमने अब हमारे जितने भी लिटरेरी प्रोडक्शंस थे उन सब के बारे में पढ़ लिया हमने। ऋग्वेद पढ़ लिया हमने, वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण, अराण्यका, उपनिषद सब पढ़ लिए हमने। फिर अब हम पढ़ेंगे कि वेद पढ़े, अब उपवेद भी थे। अब जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं ना कुछ, तो इस तरीके से जैसे वेद थे उस तरीके से हमारे 4 उपवेद भी हैं। तो हम उन चारों उपवेद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट उपवेद कौन सा है? धनुर्वेदा। धनुर्वेदा में क्या आता है? आर्चरी। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। धनुर यानी कि धनुष, तो जिसमें हमें धनुष चलाना, यानी कि आर्चरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सारी, कि धनुष कैसे चलाया जाता है, क्या टेक्निक है, वो धनुष से रिलेटेड जो भी चीजें, सारे रूल्स उसके सब मेंशन किसमें है? हमारे धनुर्वेदा में। आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हमारा क्या आता है? मेडिसिन, यानी हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं उसके बारे में नॉलेज हमें कौन से उपवेद में मिलती है? आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सब खाते हैं, बहुत आजकल पॉपुलर है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो उन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में किस वेद में दिया गया है? आयुर्वेदा उपवेद में। तो आयुर्वेद में क्या आता है? मेडिसिन। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसे बोला गया है आयुर्वेदा में? गॉड ऑफ मेडिसिन किसे बोला गया है आयुर्वेदा में? तो कौन है वो? धन्वंतरी। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन बोला गया है आयुर्वेदा में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसको मेंशन किया गया है आयुर्वेदा में? तो आंसर है धन्वंतरी। अब देन आता है हमारा गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा में हमारा आता है आर्ट एंड म्यूजिक, यानी हमारे म्यूजिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किसमें मेंशन है? हमारे गंधर्व वेदा में। देन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो आप सबको पता होगा, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र ही बोलते हैं ना। तो इसके अंदर हमारी पॉलिटी, यानी हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एंड हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज है वो हमारी कौन से उपवेद के अंदर आती है? अर्थशास्त्र के अंदर। तो कौन से 4 उपवेद हो गए? धनुर्वेदा आर्चरी, आयुर्वेदा मेडिसिन, गंधर्व वेदा आर्ट एंड म्यूजिक, एंड अर्थशास्त्र पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एंड गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है? हमारे धन्वंतरी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया। अब आप सबके अंदर ये जरूर होगा कि रामायण के बारे में कब बताएंगे, महाभारत के बारे में कब बताएंगे, क्योंकि ये भी हमारे वैदिक पीरियड का ही पार्ट है। इसी टाइम इनको लिखा गया था, लिखा नहीं गया था, इसी टाइम इनकी रचना होनी शुरू हो गई थी। तो हमारे इनको एपिक्स बोलते हैं। महाभारत और रामायण को क्या बोलते हैं? एपिक्स या फिर महाकाव्य। रामायण महाकाव्य, रामायण एपिक, या फिर महाभारत काव्य या महाभारत एपिक। तो महाभारत जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है, सबसे लंबा हमारा महाकाव्य कौन सा है? वो हमारा महाभारत है। तो अगर आपको क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए जाए कि महाभारत और रामायण में लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है, तो हमारा महाभारत है। इसके अंदर 1,00,000 श्लोक गिवन है हमें, और इसी से ही, महाभारत से ही हमारी भगवत गीता को लिया गया है। एक्सट्रैक्ट हमारी भगवत गीता महाभारत से ही की गई है, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा भगवत गीता में कृष्ण जी के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने महाभारत में, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने क्या क्या विद्याएं दी, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, तो वो सारे भगवत गीता में मेंशन किए गए। तो इसको कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया। दूसरी हमारी एपिक है रामायण। रामायण को किसने लिखा है? श्री वाल्मीकि जी ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? आदि काव्य। अनदर नेम क्या है हमारा रामायण का? आदि काव्य। अब जो महाभारत थी वो तो थी हमारी लॉन्गेस्ट एपिक, लेकिन जो हमारी ओल्डेस्ट एपिक है वो है हमारी रामायण। और इसके अंदर कितने वर्सेस मेंशन किए गए हैं? 2400 वर्सेस। अब वर्सेस वगैरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता। आपको क्या पूछा जाएगा? लॉन्गेस्ट एपिक कौन सी है, ओल्डेस्ट एपिक कौन सी है, इसका दूसरा नेम कौन सा है, भगवद गीता को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ज्यादातर ये चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में याद रखनी है। तो अब हमने वेद के इंडो आर्यंस पढ़ लिया, फिर इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, फिर वेद पढ़ लिए। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि इतनी सारी चीजें आ गई थी कि मतलब ब्राह्मणों का इतना ज्यादा डोमिनेशन हो गया था, ऊंच नीच बहुत ज्यादा हो गई थी कि तू शुद्र है, तुझे ये राइट नहीं है, अगर पूजा पाठ करनी है, भगवान को खुश करना है तो इतना धन देना पड़ेगा। और चाइल्ड मैरिज होने लगी थी, वुमेन्स को इक्वल दर्जा नहीं मिल पा रहा था।
तो लेटर वैदिक पीरियड में इतनी सारी चीजें हो गई कि लोग उस चीज से परेशान हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है एक नए धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, और वो कौन सा धर्म था हमारा, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो अब हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, बुद्धिज्म में क्या क्या कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में।